शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स से। फाइन। सो सबसे पूरे चैप्टर में एक बात जो है वो बहुत बार रिपीट की गई है, दैट इज़ कि इंडेक्स नंबर्स क्यों एक्यूरेट होने चाहिए, क्यों चाहिए। बेसिक मतलब ही इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने का है कि हमें उससे इकोनॉमी के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि इकोनॉमी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है पास्ट ईयर्स में, कितना इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ, राइट। सो वाई डू वी नीड दैम, हमें इंडेक्स नंबर्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें पॉलिसी मेकिंग में इंडेक्स नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि पॉलिसी मेकिंग में इंडेक्स नंबर्स हमको कैसे हेल्प करते हैं। सो पॉलिसी मेकिंग इज़ बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, जैसे आपने प्लानिंग कमीशन सुना है, इंडिया में बना हुआ है। सो प्लानिंग कमीशन क्या करता है कि 5 ईयर प्लान के तरह मतलब डिसाइड करता है कि 5 साल में इकोनॉमी में क्या होगा, जिससे इकोनॉमी डेवलप होगी और कैसे जाना है इकोनॉमी को डेवलप करने के बारे में, राइट। सो ये बेसिक प्लान्स जो बनते हैं, अब प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है। सो अब नीति आयोग पॉलिसी में बनाता है और पॉलिसी मेकिंग में उसको जो रेलेवेंट डेटा है या फिर पुरानी पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो जो है वो इंडेक्स नंबर से पता चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, यानी कि नेशनल इकोनॉमी को समझने के लिए इंडेक्स नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प होता है। फर्स्ट इज CPI और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। सो हमने देखा था कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स जो है ब्रॉडली 4 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में 3 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स के साथ डील करता है। सो CPI को जब हम देखेंगे तो ये हमें किस किस चीज़ में हेल्प करता है। कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स वेज नेगोशिएशन में हेल्प करता है। वेज नेगोशिएशन बेसिकली कि अगर CPI इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि अगर आपका इनकम तो 10,000 से 15,000 हुआ है लेकिन इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम ये देख सकते हैं कि पहले जितना कंजम्पशन था उसका, वो उतना अफोर्ड कर सकता है या उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। सो इससे हमें पता चलता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की वेज कितनी बढ़ानी चाहिए या किस रेट पे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, यानी कि इनकम पॉलिसीज़ और प्राइस पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कि प्राइस लेवल कितना रखना है, बेसिक प्राइस कितना रखना है, मिनिमम प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, फेयर प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारे जितने भी प्राइस लेवल हैं या जितने भी इनकम पॉलिसीज़ हैं वो सारी ड्राफ्ट करने के लिए आपको कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। देन इज़ रेंट कंट्रोल, टैक्सेशन और जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स यानी कि कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। कुछ RBI के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो इंडेक्स नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। देन इज टैक्सेशन, यानी कि किस रेट पर कौन से इनकम ग्रुप को टैक्स करना है, यानी कि इनकम ग्रुप का मतलब होता है जैसे 15,000 to 30,000 इनकम पर मंथ फॉर एग्जांपल एक इनकम ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हमें कितने टैक्स लगाना चाहिए, टैक्सेस कैसे इकोनॉमी में इशू होंगे, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो CPI है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, यानी वो हमें बताता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत बुरे हो जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से या प्राइस इंक्रीज से, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो वापस से सही हो जाए, राइट। नेक्स्ट इज WPI. WPI इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स. So wholesale price index is used to eliminate the effect of changes in prices on aggregates such as national income, capital formation, etc. So WPI क्या करता है, वो कुछ एग्रीगेट्स का इम्पैक्ट जो है, उनका जो इफेक्ट जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, यानी कि उनके इफेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हम। जो हमें आंसर्स मिलते हैं या जो कैलकुलेशन हम WPI का करते हैं उससे। सो चेंजेस इन प्राइसेस ऑन कौन से एग्रीगेट्स, यानी कि नेशनल इनकम या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो सारे एग्रीगेट्स हैं उनके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, जो उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है प्राइस चेंज का, उस सबको हम एनालाइज करते हैं WPI से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेशनल इनकम बेसिकली GDP का बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। आपको पूरी इकोनॉमी का एक पिक्चर मिलता है कि इकोनॉमी में कौन से सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्यों उस सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ी है, उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सेकेंड इज WPI इज़ यूज टू मेजर इन्फ्लेशन रेट। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, जो हमें जनरल प्राइस लेवल को इंडिकेट करता है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ही इन्फ्लेशन होता है, राइट, कि अगर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया। तो WPI इन्फ्लेशन रेट को मेजर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है, लुक एट द फॉर्मूला।
वो कहते हैं कि जो वीकली इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि हफ्ते भर के बाद जब हम प्राइस लेवल में इंक्रीज़ को मेजर करते हैं, तो वो कैसे होता है, वो इस फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करते हैं. द फॉर्मूला इज़ एक्स टी माइनस एक्स टी माइनस वन अपॉन एक्स टी माइनस वन इंटू 100. और ये एक्स टी और एक्स टी माइनस वन क्या है? So both of these are weekly WPI estimates. So ये WPI estimates हैं. WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के एस्टिमेट्स हैं. So XT का मतलब है WPI जो टीथ वीक में था. फॉर एग्जांपल अगर T5 है तो हम ले लेंगे कि जो 5th वीक का WPI यानी 5वें हफ्ते का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें से हम T-1 यानी कि 4th चौथे हफ्ते का WPI माइनस कर देते हैं, फिर उसको उसी 4th वीक के WPI से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इन्फ्लेशन रेट मिल जाता है एक वीक का. यानी कि एक वीक के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से या जनरल इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें चेंजेस आने की वजह से इन्फ्लेशन में क्या चेंज आया, राइट. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम इन्फ्लेशन को मेजर करना इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कंटेस्ट नहीं कर सकते. ये तो गिवन है कि इन्फ्लेशन को मेजर करना इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उसमें एबिलिटी होता है कि वो मनी की जो वैल्यू है उसको कम कर दे. क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी इकॉनमी पैसों से चलती है, मनी पे डिपेंड करती है. तो अगर मनी का वैल्यू कम हो जाएगा किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमें उस वैल्यू को वापस पुल बैक करना पड़ेगा, यानी उस वैल्यू को वापस नॉर्मल पे लेके आना पड़ेगा. सो अगर प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो मनी है वो अपनी जो बेसिक फंक्शंस हैं वो भी लूज़ कर देती है. बेसिक फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू. यानी कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इट विल बी लाइक आप 5 किलो पैसे लेके जा रहे हैं 1 किलो चीनी खरीदने के लिए. एक हिंदी का एक प्रोवर्ब है, कहावत है. तो इसका मतलब प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है. और हम WPI से देख सकते हैं कि प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट. Come to the fourth point, that is CPI are used in calculating the purchasing power of money and real wage. अब जो मनी है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो मनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. फाइन. सो CPI कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी एक इंडिकेटर है. वो मनी की परचेजिंग पावर को और रियल वेजेस को दिखाता है कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया तो कितनी वेजेस इंक्रीज़ होनी चाहिए, या फिर मनी का जो परचेजिंग पावर है वो कैसे अफेक्ट हुआ है. परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है कि आप अगर 1 रुपये से पहले एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीद सकते थे, अब आप 1 रुपये से उन गुड्स की जो बास्केट है या फिर उस क्वांटिटी का कितना पार्ट खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा खरीद सकते हैं, उससे कम. तो आपको पता चलता है कि जो परचेजिंग पावर है मनी का, यानी कि 1 रुपये का जो परचेजिंग पावर है वो कितना चेंज हुआ है. एंड देन इज़ रियल वेजेस यानी कि लोगों का एक्चुअल में लोगों का परचेजिंग पावर कितना इंक्रीज़ हुआ है. बिकॉज रियल वेजेस इज़ नॉमिनल वेजेस माइनस इन्फ्लेशन. नॉमिनल वेज होता है माइनस इन्फ्लेशन. सो अगर आपका नॉमिनल वेज जो है वो तो 2000 रुपीज़ बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं. यानी कि आपको सेम परचेजिंग पावर मेंटेन करने के लिए या फिर सेम रियल वेज मेंटेन करने के लिए 3000 मनी इंक्रीज़ की ज़रूरत था. दैट मीन्स कि जो रियल वेज है वो कम हो गई है. यानी कि एक्चुअल नॉमिनली तो पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है. दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स. जो परचेजिंग पावर और रियल वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, और फर्दर जब आप क्लास 12th में आएंगे तब आपको पढ़ने में आएंगे. लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम इस पे यहाँ तक आते हैं, क्योंकि यही आपको NCERT टेक्स्ट बुक कह रही है कि सिर्फ इतना समझना इंपॉर्टेंट है. PPM यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैसे निकालते हैं हम? 1/CPI यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, 1/, में कर दीजिए, तो आपको मनी का परचेजिंग पावर मिल जाएगा, राइट. और नेक्स्ट इज़ रियल वेज. आपको रियल वेज कैसे मिलता है? जो मनी वेज है यानी कि जो नॉमिनल वेज है उसको CPI से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो रियल वेज आता है. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल फॉर दिस वन. पिछले वाले पॉइंट को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एग्जांपल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको अभी तक इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं समझ में नहीं आया, विच कैन हैपन क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं और उनका ज़रूरत क्या है, राइट. सो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे.
Last point was that CPI are used in calculating the PPM, that is purchasing power of money, and the real wages. तो money और की जो purchasing power है वो और real wages को calculate करने के लिए यूज़ होता है. So PPM जो है यानी कि purchasing power of money का फॉर्मूला है 1/CPI और रियल वेज का फॉर्मूला है मनी वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि मनी वेज अपॉन CPI इंटू 100. सो अब वो क्या कह रहे हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल. इस एग्जांपल से समझते हैं कि CPI जो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स है, लेट्स अज्यूम कि जनवरी 2005 के अंदर CPI था 526, राइट. सो 526 अगर CPI है जनवरी 2005 के अंदर, तो हमने जो बेस पीरियड इसके लिए लिया हुआ है वो है 1982. सो 1982 इज़ द बेस पीरियड. What does this CPI or in 526 indicate? इसका क्या मतलब है? तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको जनवरी 2005 में जो ₹1 का इक्विवेलेंट है वो देखना है तो आप कैसे देखेंगे? सो इक्विवेलेंट ऑफ ₹1 इन जनवरी 2005 इज़ गिवन बाय 100/526 विच इज़ इक्वल्स टू 0.19. यानी कि जो बेस है, जो बेस इंडेक्स नंबर होता है 100 और जो कि 1982 का इंडेक्स नंबर है और जो 2005 का इंडेक्स नंबर है वो है 526. अगर इसको डिवीजन में डाल दोगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा 0.19 विच इज़ इक्विवेलेंट ऑफ ₹1 इन जनवरी 2005. इसका मतलब है कि ₹1 का जो वर्थ है वो लाइक 1982 के अंदर आप जाएंगे तो 19 पैसे हो जाएगा. यानी कि अब का ₹1 वहाँ के 19 पैसे के जितना सामान खरीदता है, राइट. सो इसका मतलब है इफ़ मनी वेज ऑफ कंज्यूमर इज़ 10,000. अब इसको देखें कि अगर जो कंज्यूमर है उसका मनी वेज अब अगर 10,000 रुपीज़ हो गया है तो उसने क्या, उसका क्या मतलब, तो उसका जब हम रियल वेज निकालेंगे यानी कि उसका रियल परचेजिंग पावर जब हम निकालेंगे तो हमें आ जाएगा 10,000 into 100/526 which is equals to 1,901 रुपीज़. यानी कि रियल वेज जो है वो 1,901 रुपीज़ आ जाएगी. सो व्हेन दिस इज़ रियल वेज वो क्या कह रहे हैं कि ₹1901 इन 1982 का जो परचेजिंग पावर है यानी कि 1,901 रुपीज़ जो 1982 के अंदर खरीदते थे आज वो 10,000 रुपीज़ 2005 में खरीद रहे हैं, राइट. एक रिपीट करते हैं. तो उन्होंने क्या कहा है कि जो इक्विवेलेंट ऑफ ₹1 है यानी कि जनवरी 2005 में ₹1 जितना सामान खरीदता है 1982 में 19 पैसे उतना सामान खरीदते थे. यानी कि ₹1 का जो इक्विवेलेंट है वो 19 पैसे हैं, राइट. उसके अकॉर्डिंग अब अगर आपका सैलरी 10,000 है यानी कि आपका मनी वेज, नॉमिनल वेज आपको 10,000 रुपीज़ अगर हैंड में मिल रहे हैं तो उससे आपका परचेजिंग पावर कितना होगा, यानी कि जो आपका रियल वेज है आपका असली में परचेजिंग पावर कितना होगा, वो होगा 1,901 रुपीज़. यानी कि आप 2005 में उतना ही खरीद पा रहे हैं जितना कि 10,000 रुपये से उतना खरीद पा रहे हैं जितना कि 1982 में आप 1,900 रुपीज़ से खरीद रहे थे, राइट. इसका मतलब है कि अगर 1982 के अंदर आपका जो वेज था वो 3,000 रुपीज़ था, ठीक है. अगर आप 1982 में 3,000 रुपीज़ कमा रहे थे इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो वर्स ऑफ हो गए. यानी कि ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, द वर्कर इज़ वर्स ऑफ. वर्स ऑफ होने का मतलब है कि अब कि वो 1980 जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था या उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था वो 1982 में ज़्यादा अच्छा था, इसलिए उसकी लाइफ जो थी वो 1982 में ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो अपनी सैलरी से ज़्यादा गुड्स खरीद सकता था. अब वो सिर्फ उतने ही गुड्स खरीद रहा है जितना वो अपनी सैलरी के 2,000 रुपये से खरीद सकता था. इसका मतलब है कि प्राइजेज़ इंक्रीज़ होने की वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है. अगर उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी मतलब कि वो वर्स ऑफ है. यानी कि ओवर द टाइम उसकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ी जितना कि प्राइस लेवल बढ़ गया है, जितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं. तो सैलरी अगर हमको सेम रखना है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर सेम रखनी है तो सैलरी कितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बेस पीरियड सैलरी को हमें 526/100 से ये जो फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें वो सैलरी मिलेगी जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल वर्कर है अभी भी उतना ही वेल ऑफ होगा, अभी भी उतना ही खरीद पाएगा जितना वो 1982 में अपनी उस वक्त की सैलरी से खरीद सकता था, राइट. सो उसके लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए सैलरी होनी चाहिए 15,780 रुपीज़.
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अब आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स नंबर से हमें पता चलता है कि हमको कितना बारगेन करना है। जैसे कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स है, वो आपको बताता है कि वेजेस में कितना इंक्रीज़ होना चाहिए क्योंकि प्राइजेस में इतना इंक्रीज़ हो गया है। अल्टीमेटली अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो लोग आपके देश में रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ना चाहिए। अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता रहेगा, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, और इसलिए हमें उस सिचुएशन को बदलना होता है, राइट। अभी 3 और पॉइंट्स हैं जो इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में हैं। लेट्स टेक द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, यानी कि IPI और IIIP, राइट। सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो क्या कहता है, इट गिव्स अस अ फिगर अबाउट चेंज इन प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि वो हमको उस चीज़ का फिगर दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो कितनी चेंज हुई है। और सिमिलरली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स भी हमें दे रहा है कि कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, राइट। लास्ट इज सेंसेक्स. Sensex is useful in guiding investors in the stock market. If Sensex is increasing, it's a good time to invest. It's a boom for economy. सेंसेक्स का बेसिक यूज़ यही है, जो मैंने सेंसेक्स पढ़ा था, तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है यानी कि अगर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, वो बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वेस्ट करना अब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब जो रिटर्न्स हैं, यानी कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पे जो रिटर्न्स मिलेंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं, वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये गुड टाइम है इन्वेस्ट करने का, और इट्स अ बूम फॉर द इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। सो ओवरऑल इंडेक्स नंबर्स आपको बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जो कि पूरी इकोनॉमी के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा